बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। I am Abdul Wasi and I am here to present the presentation on DNA with my team to Dr. Atif Ali. First of all, I would like to introduce my team, myself, Abdul Wasi, and my team members are Ali Usman Abid, Ahmad Mustafa, मोहम्मद उमर, Muhammad Ahmad, ज़ैनब अहमद, अलीज़ा सरवर, आयशा परवेज, सहर लियाकत। Now let's start the topic. What is DNA? DNA is a deoxyribonucleic acid. बेसिकली डीएनए हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करता है। अगर हम अपनी हेरिडिटी को देखें, अपनी विरासत देखें, हम अपने अब वालदैन के साथ कहीं ना कहीं मिल-जुल रहे होते हैं, बल्कि अक्सर काफ़ी मिल रहे होते हैं और वो अपने वालदैन के साथ मिल रहे होते हैं। जो हमारी हेरिडिटी मटेरियल्स हैं लाइक आई कलर, हेयर कलर, बॉडी कलर एंड बॉडी टेक्सचर, ये कहीं ना कहीं हमारा अपने वालदैन के साथ ज़रूर मिल-जुल रहा होता है। इस मेल-जोल का ये जो मेल-जोल है और जो ये मिलाप है, दिस ऑल आर कंसर्न्ड विद डीएनए। आगे हमारे पास आ जाती हैं डीएनए की प्रॉपर्टीज़। तो अब यहाँ पे हम डीएनए की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि डीएनए इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स, कि ये एक बड़े न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। पॉलीमर, व्हाट इज़ पॉलीमर? पॉलीमर इज़ अ कॉम्बिनेशन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक वास्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं। और डीएनए एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है और ये क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बल्कि जो डीएनए होता है ना, वो हर ऐसे ऑर्गेनेली में पाया जाता है जहाँ जेनेटिक मटेरियल पड़ा हो या जहाँ से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होना हो, वहाँ पे जो डीएनए है वो पाया जाता है। उसके बाद है बेसिक, है कि इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है द इंफॉर्मेशन इन डीएनए स्टोर्ड एज कोड AGCT। जो AGCT है ये नाइट्रोजनियस स्पेसिस हैं जो इनकी इनकी कोडिंग, इनकी डिपेंडेंस के लिहाज से ही इसकी कोडिंग की जाती है। आगे आ जाता है 99% ऑफ बेस आर सेम। अब ये 99% ऑफ बेसिस सेम क्यों होती हैं? ताकि जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है, जो जो हमारा जो हेरिडिटी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो एज इट इज़ आगे ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए ये 99% ऑफ बेसिस सेम होती हैं। आगे द ऑर्डर ऑफ बेसिस डिटरमाइंस द इंडिविजुअलिटी। हर इंडिविजुअल की बेस चेंज होती है। जहाँ जैसे ही बेस चेंज होती है वैसे ही इंडिविजुअल चेंज हो जाता है। आगे डीएनए फाउंड इन सेल ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ये तो एक बेसिक है, बल्कि सेल का बेसिक ही डीएनए होता है। डीएनए मेक्स हु यू आर एंड एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज़ यूनिक डीएनए लाइक अ फिंगरप्रिंट। डीएनए हमें बताता है कि हु यू आर, हम कौन हैं, और हर बंदे का, इस वर्ल्ड में हर बंदे का फिंगरप्रिंट चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि सबका डीएनए डिफरेंट है, किसी का डीएनए सेम नहीं है, इसलिए हर बंदे का डी फिंगरप्रिंट भी चेंज है। ओके जी, अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अगर हम डीएनए को देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे दो स्प्रिंग्स को आपस में कंबाइन किया हो। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज इलस्ट्रेटेड बाय राइट हैंडेड डबल हेलिक। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये डीएनए का हर स्ट्रैंड जहाँ पे टर्न होता है, यानी कि डीएनए के हर स्ट्रैंड के हेलिक्स पे एटलीस्ट 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स अटैच होते हैं। जैसा कि डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो हेलिक्स हो रहा है, जहाँ पे स्ट्रैंड
टर्न हो रहा है वहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस लगी हुई हैं जो कि कलर्ड में शो हो रही हैं। यहाँ पे तो कम शो हो रही हैं, दिखाई गई हैं, लेकिन एटलीस्ट 10 तो लाजमी होती हैं। तो ईच स्पाइरल स्टैंड कंपोज्ड ऑफ अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड अटैच्ड बेसिस। हर डीएनए स्टैंड में एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। जैसा अगर हम दो दीवारें लें और उन पे रस्सियाँ बांध दें, ठीक है, तो जो वो दीवारें होंगी जो क्या वो शुगर फॉस्फेट होंगी जो कि आपस में ट्विस्टेड हैं, और उनमें वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो कि आपस में बॉन्ड बना के बैठी हुई हैं, जो आपस में अल्टरनेट कर रही हैं और बॉन्ड बना के बैठी हुई हैं। लाइक एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और इनके दरमियान हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एडेनिन का बॉन्ड आइडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं डीएनए के 3 मेन कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज़ डीऑक्सीराइबोस जो कि एक पेंटोस शुगर होती है। उसके पास आ जाता है नाइट्रोजीनियस बेसिस जो कि 4 तरह की होती हैं, ऊपर भी मैंने बताया, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, और नंबर एंड द लास्ट वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप। अब डीएनए के तीनों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के नेम से ही पता चल रहा है 5 कार्बन वाले एक शुगर। बेसिकली पेंटोस शुगर 2 टाइप्स के होते हैं, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। चूँकि हम यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं। नेक्स्ट पर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। एंड नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो जब ये शुगर फॉस्फेट ग्रुप या नाइट्रोजीनस बेस के साथ बाइंड करें तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जो कि हम पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं। द सेकेंड कंपोनेंट इज द नाइट्रोजीनस बेसिस। अगर हम डीएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं, साइटोसिन, गवानिन, एडेनिन एंड थायमिन। इनके स्ट्रक्चर भी यहाँ क्लियरली नज़र आ सकते हैं। यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन हुई है प्योरेंस और पैरामिडिन्स की। प्योरेंस में एडेनिन और गवानिन होते हैं क्योंकि प्योरेंस हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, और पैरामिडिन्स वो होते हैं जिनके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। दैट्स वाई प्योरेंस आर लार्जर देन पैरामिडिन्स। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज द फॉस्फेट। फॉस्फेट जब किसी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है तो उसे फॉस्फेट ग्रुप कहा जाता है। ये डीएनए के जेनेटिक मटेरियल को भी बनाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर डीएनए को मेंटेन करते हैं। बेसिकली ये डीएनए की बैकबोन है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो डीएनए भी सही से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम लास्ट पे अगर देखें तो यहाँ है कि फॉस्फेट जो है इज़ आल्सो फाउंड इन मॉलिक्यूल सच एज एटीपी, जो कि हमारे बेसिक एनर्जी करेंसी है। अब हम स्टार्ट करते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। एज वी नो, अभी तक हमने डीएनए को पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोनेंट्स को रीड किया, बट इनके कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है। इनका आपस में अटैच होना भी ज़रूरी है। और ये अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? जो इस अटैचमेंट को पूरा करता है इसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। एज वी नो, बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अ डीएनए कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसकी डायग्राम में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वी हैव 3 कार्बन एटम ऑफ वन शुगर केन दैट अटैच 5 कार्बन एटम ऑफ अनदर शुगर केन एंड इट्स नेगेटिवली चार्जड। और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड सेंट्रल टू आवर लाइफ एज दे मेक स्टैंड ऑफ बैकबोन। यहाँ पे फिर वही बातें रिपीट हो रही हैं कि ये बैक होते हैं। देखें, जब एक शुगर ने फास्फेट के साथ मिलना है तो इसने फास्फोडाइस्टिक बॉन्ड बनाना है, ये फास्फोडाइस्टिक बॉन्ड बनाएगा। और इसके साथ बहुत से अमीनो एसिड भी अटैच हो रही होते हैं, लाइक एज एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अब बाइंडिंग हुई, इसके बाद हमने बेसिक फंक्शंस ऑफ डीएनए को रीड करना है।
वाई डीएनए इम्पोर्टेंट फॉर अस, के डीएनए हमारा बेसिक क्यों है। अगर फंक्शंस ऑफ डीएनए को हम शॉर्टली डिस्क्राइब करें तो देखें जैसा कि जीन एंड जीनोम फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसके अलावा और भी बहुत सी फंक्शन हैं लाइक एज मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग, डीएनए इनहेरिटेंस, कोडिंग फॉर प्रोटीन। यहाँ पे अब हम 3-4 को सेपरेटली स्टडी करते हैं। नंबर 1 फंक्शन ऑफ डीएनए इज़ डीएनए रेप्लिकेशन, के डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। हो डीएनए प्रिपेयर हर कॉपी, जैसा कि डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे स्प्रिंग है वो ओपन हो रहा है और नीचे एक अलग स्प्रिंग बनाया जा रहा है। बेसिकली ये एक ही डीएनए है और फर्दर 2 डीएनए में डिवाइड हो रहा है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल रेप्लिकेट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, के एक ही डीएनए मॉलिक्यूल से 2 तरह की कॉपी बनना और वो भी आइडेंटिकल बनना। इफ़ देर आर नो आइडेंटिकल इट्स नॉट रेप्लिकेशन, अगर ये आइडेंटिकल नहीं होंगे तो ये रेप्लिकेशन नहीं होगी, या अगर इसमें म्यूटेशन वगैरह हो जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन occur in all living organism and it's essential part of our inheritance, और ये हमारे इनहेरिटेंस का बेसिक एसेंशियल पार्ट भी है। और इसके अलावा देखें तो ये हमारी ग्रोथ और डेमेंट टिश्यू के लिए भी बेसिक है। और अक्सर आप नोट करते होंगे जब हमें चोट लग जाती है वहाँ पे स्क्रैचेस आना शुरू हो जाती हैं, स्क्रैचिंग होती है, मून इनहेलिंग होती है। बेसिकली मून इनहेलिंग का मकसद क्या है, प्रोसेस इनहेलिंग क्या है, जो हमको नहीं पता होता कि बेसिकली होता क्या है, सेल दोबारा से बनाए जा रहे होते हैं और न्यू सेल बनते हैं। न्यू सेल उसी वक्त बनेंगे जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, जब डीएनए नहीं होगा तो न्यू सेल भी नहीं बनेंगे। While it ensure that each of new cell receive its own copy of DNA, हमें रिपेयरिंग के साथ साथ ये भी इंश्योर करना होगा कि जो भी नया सेल बनता है इसने अपना ही डीएनए की कॉपी रिसीव करनी है। जो भी न्यू सेल बनेगा वो अपना ही डीएनए की कॉपी रिसीव करेगा। द सेल possesses द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए विच मीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि हर सेल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिसीव करता है जो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए ज़रूरी होती है। Here I'm going to discuss about the process of the DNA replication. So firstly, I will put some steps of the DNA replication in front of you, that are initiation, primer synthesis, leading strand, lagging strand, primer removal, ligation or termination. First of all, I will tell you that how this process of DNA replication initiate protein, जिसको हम हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं, वो रेप्लिकेशन के ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ज़रिए से बाइंड करते हैं और नाइट्रोजनस स्पीसीज के दरमियान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। एंड इन दिस वे द हेलिकेज एंजाइम प्रोसीड दिस प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग। सो डीएनए गायरेज, जिसको हम टोपोआइसोमेरेज बोलते हैं, वो डबल हेलिक्स में नेगेटिव सुपरकॉइल इंड्यूस करते हैं और इस अनवाइंडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व स्ट्रेस को डिक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंजाइम आता है प्राइमेज, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देता है और डीएनए पॉलीमरेज सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स की कैटलाइजिंग से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्मुलेट करता है। डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रॉपर्टी है कि ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रीड करता है, यानी कि उसकी प्रूफ रीडिंग करता है कि अगर कोई स्ट्रैंड्स की मिसमैचिंग हुई है तो उसकी करेक्शन करता है। सिंस द डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली रीड द पेरेंट स्ट्रैंड इन 3 to 5 डायरेक्शन एंड सिंथेसाइज द स्ट्रैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन, यानी पेरेंट स्ट्रैंड को ये 3 to 5 डायरेक्शन में रीड करता है और 5 to 3 डायरेक्शन में ये इसको सिंथेसाइज करता है और इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और ये कंटिन्यूसली जो है वो सिंथेसाइज होता रहता है। जबकि डॉटर स्ट्रैंड, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और ये डिसकंटिन्यूस फैशन में सिंथेसाइज होता है और पीस बाय पीस सिंथेसाइज होता है। इन पीसेस को हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। जब ये सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स सिंथेसाइज हो जाते हैं तो इनको डीएनए लाइगेज कनेक्ट करता है
कैटलाइजिंग करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करता है, यानी उसकी फॉर्मुलेशन करता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन द जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन में एक फर्स्ट स्टेप है और इसमें हम डीएनए सीक्वेंसेस से हम आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तमाम न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे से लिंक करते हैं और एक आरएनए स्ट्रैंड बनाते हैं और ये आरएनए स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड में एक टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब सेंट्रल डॉग्मा के प्रोसेस में जैसे हमने पढ़ा है कि उसमें 3 तरह के आरएनए बनते हैं, आरआरएनए, टीआरआरएनए और आरआरएनए। अब टीआरएनए सिर्फ ट्रांसफरिंग करता है, आरआरएनए राइबोसोम की तरफ ट्रांसफरिंग करता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करें, जबकि मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये होता है कि वो डीएनए के सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और द न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए कॉपीज ऑफ द जीन देन सर्व्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि मैसेंजर आरएनए डीएनए की ब्लूप्रिंट्स के तौर पर जो है वो काम करता है, यानी कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। Now we will move toward the steps of the transcription, which include 3 steps: initiation, elongation, and termination. Initiation starts when RNA polymerase plus transcription factor bind to the promoter sequence or on the DNA. In eukaryotes, it is usually called Tata sequence. And then RNA polymerase to apart the two strands of the DNA. One is called template and the other one is called non-template. Elongation जो है वो template strand पे होती है. RNA polymerase to read the sequence in 3 to 5 prime, and new messenger RNA will form from in sequence from 5 prime to 3 prime. And then come the third step of the transcription, which is termination. इसमें स्टॉप कोडॉन के आने से जो है टर्मिनेशन होती है, मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज जो है अनबाइंड करता है। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज अनबाइंड करता है और जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, जो जिन्हें हमने टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट बोला था, वो दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं DNA translation is a term used to describe the process of protein synthesis by ribosome in the cytoplasm or endoplasmic reticulum. The genetic information in DNA is used as a basic to create messenger RNA by transcription. Single-stranded messenger RNA then act as a template during translation. The genetic code describes the relationship between the sequence of the base pair in the gene and the corresponding amino acid sequence that is encoded. Translation is a process in which proteins are formed by decoding messenger RNA. ये 4 फेज पर मुश्तमिल होता है: इनिशिएशन, elongation, translocation and termination. In initiation, messenger RNA and transfer RNA are bring together in the cytoplasm. Multiple initiation factors required होते हैं. इन इलोंगेशन में नए अमाइनो एसिड्स ऐड किए जाते हैं। जो नए अमाइनो एसिड्स ऐड होते हैं वो ए साइड पे अटैच होते हैं। एंड देन कम द थर्ड स्टेप में जो अमाइनो एसिड ए साइड पे अटैच हुए होते हैं वो पी साइड पे पहले शिफ्ट होते हैं एंड देन वो ई साइड पे शिफ्ट होते हैं, जिसके बाद वो राइबोसोम से बाहर निकल जाते हैं। एंड देन कम द फोर्थ स्टेप, टर्मिनेशन। जो प्रोटीन फैक्टर्स जिनको हम रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, जब ये इंटरेक्ट करते हैं स्टॉप कोडॉन से, यूजुअली यूएजी या यूजीए, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस को रोक देते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाती है। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। After all the conversation